हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्ज़ाम जून 2023 के तहत आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है, आज मैं आप लोगों को एमपीएससी वन का मैराथन क्लास देने जा रहा हूं। मैंने जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दिया था, 15-16 क्वेश्चन मैंने जो दिया है, उसी का उत्तर मैं आज बताऊंगा। चूँकि मैराथन क्लास के तहत आप लोगों को बहुत लाभ हुआ है और लाभ हो रहे भी हैं। जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं सारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को एमपीएससी वन में आपको पढ़ना क्या है। एमपीएससी वन में आपको पढ़ना है भारत और विश्व पढ़ना है। तो इसके तहत कौन कौन से प्रश्न बनते हैं मैंने जो दिया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रश्न है, नई विश्व व्यवस्था में भारत अमेरिकी संबंधों पर टिप्पणी कीजिए। या क्वेश्चन को इस तरह से कह सकता है कि भारत अमेरिका के राजनीतिक और आर्थिक संबंधों की चर्चा कीजिए। या आपको सीधा सीधी पूछ देगा कि नई विश्व व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो आप ये प्रश्न लिखना चालू कर देंगे। तो सब कैसे, कहाँ से शुरू करेंगे? तो लिखेंगे कि शीत युद्ध के बाद कोई भी ऐसी शक्ति नहीं रही जो संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिद्वंदी बन सके। इसके चलते अमेरिका सर्वशक्ति संपन्न देश के रूप में उभरा और सोवियत संघ की साम्यवादी व्यवस्था की समाप्ति से एक ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ हुआ और इसे ही नई विश्व व्यवस्था कहा गया। एकदम क्लियर। अब आगे इसको कैसे लिखेगा? तो खाड़ी युद्ध में अमेरिका की इस सफलता और शीत युद्ध की समाप्ति की मिलीजुली परिस्थितियों ने राष्ट्रपति बुश का एक नई विश्व व्यवस्था की स्थापना की घोषणा के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, परंतु इस नवीन विश्व व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य आज भी उतनी ही दूर है जितना कि खाड़ी युद्ध से पहले था। ठीक है, नई विश्व व्यवस्था स्थापित करने का स्वप्न अनेक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने भी देखा था, लेकिन दुर्भाग्य है कि वे सभी इन सपनों को यथार्थ में परिवर्तित होने से नहीं देख सके। ठीक है, नई विश्व व्यवस्था शब्द अपने आप में नया नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने अपने 14 सूत्रों द्वारा एक नई विश्व व्यवस्था स्थापित करने का स्वप्न देखा था। पुनः द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने एक नई विश्व व्यवस्था को स्थापित करने का स्वप्न देखा था, लेकिन यह नेता विश्व व्यवस्था तो नहीं बल्कि विश्व अव्यवस्था स्थापित करने में सफल अवश्य हुए थे। इनमें इनका भागीदारी सोवियत संघ से भी था और शुरू हुआ विनाशकारी शीत युद्ध की राजनीति, जिसे अमेरिका एवं सोवियत संघ को इसमें दुष्ट परिणाम आपको भुगतने पड़े। ठीक है, हथियारों की होड़ ने विश्व को बारूद की ढेर पर बिठा दिया था और एक भी चिंगारी संपूर्ण मानव विनाश का कारण बन सकती थी। ठीक है, वर्षों तक विनाश का नाटक चलता रहा, तब कहीं जाकर इसका पटाक्षेप हुआ। इस लंबे अंतराल के बाद आज विश्व खुली हवा में सांस ले रहा है। ठीक है, 60 के दशक में जब G77 और गुट निरपेक्ष आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था, उस समय 1974 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष अधिवेशन में नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के स्थापना हेतु पारित घोषणा एवं कार्यक्रम में वर्तमान प्रचलित आर्थिक व्यवस्था का नूतन ढांचा प्रस्तुत किया। ठीक है, इसी तरह नवीन विश्व व्यवस्था की स्थापना के अनेक उदाहरण इतिहास के पृष्ठों में मौजूद हैं। ठीक है, इसको आप लिखिएगा। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है, शीत युद्ध के बाद वर्षों में आसियान के साथ भारत के संबंधों पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, या आसियान के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इसके बारे में लिखना होगा। आसियान, ASEAN, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन। ठीक है, नेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ। इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकता है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ से आप क्या समझते हैं, विवेचना करें। ठीक है,
आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, हिंदी के दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ है। ठीक है, यह इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर तथा थाईलैंड का एक प्रादेशिक संगठन है और 7 अगस्त 1967 को दक्षिण पूर्व एशिया के 5 देशों ने क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आसियान नामक असैनिक संगठन का निर्माण किया। ठीक है, तथा 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर इसके निर्माण की औपचारिक घोषणा की। बाद में फिर 1984 ईस्वी में ब्रुनेई सदस्य बना, फिर और भी बहुत सारे आए। हम लोग मेन थीम पर चलते हैं, बाकी लिटरेचर थोड़ा सा मेरे यूट्यूब पे जो उपलब्ध है उसको देख लीजिएगा। तो 7-8 अगस्त 2003 को इंडोनेशिया अर्थात बाली स्थित, इंडोनेशिया में बाली एक जगह है, बाली स्थित नुसा हुआ में इसका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत, पाकिस्तान, रूस, चीन, अमेरिका, जापान तथा दोनों कोरियाई देश इसके पूर्ण वार्ता भागीदारी है। ठीक है, आसियान का अध्यक्ष महासचिव होता है और महासचिव का पद प्रति 2 वर्ष के लिए प्रत्येक देश को मिलता है। तो इसका आसियान का क्या उद्देश्य है? आसियान के सभी 10 देशों में विभिन्न भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति, खान पान, रहन सहन वाले लोग निवास करते हैं और देशों में अपनी औपनिवेशिक विरासत, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक तथा आर्थिक एवं सामाजिक जीवन मूल्यों में काफ़ी भिन्नता है। इसके अलावा इन देशों के सम्मुख जनसंख्या विस्फोट की स्थिति, निर्धनता, आर्थिक शोषण, असुरक्षा आदि समान चुनौतियां मौजूद हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें हम लोग थोड़ा सा और इंक्लूड करेंगे कि इन विभिन्न समस्याओं एवं चुनौतियों ने दक्षिण पूर्वी एशियाई के इन राष्ट्रों को क्षेत्रीय सहयोग के मार्ग पर चलने के लिए विवश कर दिया। ठीक है, आसियान के निर्माण के उद्देश्य अनेक हैं, जैसे दक्षिण पूर्वी एशियाई में आर्थिक प्रगति को त्वरित करना एवं उसके आर्थिक स्थायित्व को बनाए रखना है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, प्रशासनिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे की सहायता करना तथा सामूहिक सहयोग द्वारा विभिन्न साक्षी समस्याओं का हल ढूंढना। ठीक है, इस क्षेत्र में एक साझा बाजार तैयार करना तथा सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आसियान क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग पर बल देने वाला संगठन है और इसका स्वरूप किसी भी प्रकार की से सैनिक नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए, नेक्स्ट जो प्रश्न है आपको, भारत और चीन संबंधों पर प्रकाश डाले, इसको मैं नहीं बता रहा हूँ। फिर दक्षिण एशियाई क्षेत्रों राज्य व्यवस्था की प्रमुख विशेषता, यही आसियान के बारे में जो मैंने आपको बताया है, इसका देख लीजिएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं बता रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट 15-16 मैंने दिया, उसमें जो इंपॉर्टेंट है 12, 11, 12 उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी मेरे यूट्यूब पे उपलब्ध है, उसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, सार्क देशों में भारत की स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। सार्क देशों में भारत की स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, अब सार्क क्या है या सार्क के निर्माण और प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। सार्क, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, हिंदी में इसका होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क शांति द्वारा क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बनाया गया एक क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है, सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में हुई थी और सार्क का मुख्यालय काठमांडू अर्थात नेपाल में है। सार्क के 8 सदस्य हैं, कौन कौन है ये भी जानना आपको चाहिए, लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। भारत, भूटान, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान। ठीक है, अब इसके बारे में, अब इसकी जो मेन थीम है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि वास्तविक तौर पर देखा जाए तो इसकी स्थापना का भी एक संक्षिप्त इतिहास रहा है। क्यों सार्क बना और क्यों इसकी स्थापना की गई? तो दक्षिण एशियाई देशों को लेकर संगठन बनाने का विचार सर्वप्रथम बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने 1977 से 1980 के बीच भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका की यात्रा करने के बाद किया। ठीक है, इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने एक दस्तावेज तैयार करवाया जिसमें आपसी सहयोग के 10 मुद्दों का वर्णन किया गया।
ठीक है। यही 10 मुद्दे आज भी सार्क देशों के बीच परस्पर सहयोग और सहानुभूति का आधार है और इस दस्तावेज को तैयार होने के बाद 1981 में विदेश सचिवों की बैठक कोलंबो में संपन्न हुई और इसके तुरंत बाद 1983 में विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ठीक है। इसी बैठक में सर्वप्रथम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग की घोषणा हुई। ठीक है। इसके बाद विदेश मंत्रियों की बैठकें क्रमशः 1984, 85 में मालदीव और भूटान में संपन्न हुआ और तत्पश्चात दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का संवैधानिक रूप तैयार हुआ और 7 एवं 8 दिसंबर 1985 को ढाका में पहले शिखर सम्मेलन के साथ इसकी स्थापना हुई। इसी स्थापना के अवसर पर दक्षिण एशिया के प्रमुख नेताओं ने जोरदार भाषण दिए और इसकी स्थापना को एक युगांतकारी घटना करार दिया। ठीक है। सार्क का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच आपसी सहयोग, मित्रता बनाए रखते हुए विकास करना है। निचोड़ अर्थ में हम कह सकते हैं कि इसका उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों के बीच आर्थिक तथा सामाजिक विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा देना है और यह सहयोग संप्रभुता, समानता के सिद्धांत, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, सदस्य राष्ट्रों के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देना तथा पारस्परिक लाभ के प्रति आदर का भाव रखना समाहित है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत की निशस्त्रीकरण की नीति का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। क्या भारत के द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का इस नीति पर कोई प्रभाव पड़ा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निशस्त्रीकरण की नीति, ये आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। निशस्त्रीकरण, इस पर हम लोग अब चर्चा करते हैं कि निशस्त्रीकरण क्या है। ठीक है। तो अब देखिए कि निशस्त्रीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं डिसर्मामेंट। निशस्त्रीकरण का अर्थ होता है बिना शस्त्र के द्वारा किया गया युद्ध, अर्थात अस्त्र शस्त्र का प्रयोग न करना। ठीक है। निशस्त्रीकरण का प्रयोग हम बुद्ध, महावीर तथा महात्मा गांधी के समय से देखते आ रहे हैं। अब इसमें प्रश्न आप देख लीजिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि भारत के द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का इस नीति पर कोई प्रभाव पड़ा और भारत की निशस्त्रीकरण नीति का आलोचनात्मक। तो भारत शुरू से ही आपको अहिंसा पर ज़्यादा विशेष दिया है। आप देखे होंगे गांधी, बुद्ध, महावीर ने भी निशस्त्रीकरण का मतलब क्या होता है? अहिंसा। ठीक है। अहिंसा पर विशेष बल देना। ठीक है। अर्थात बहुत सारे देश, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसमें बहुत विनाशकारी देखने को मिला, जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो जापान के जो दो नगर थे उस पर अमेरिका द्वारा गिराया गया, उसमें बहुत सारे विनाश हुए। उसी को देखते हुए सारे देशों ने यह संकल्प लिया कि निशस्त्रीकरण का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। तो हम लोग तो बहुत पहले से ही इसका प्रयोग करते रहे हैं और इसका करते रहें और करते रहेंगे। तो प्रथम महायुद्ध 1914 एवं द्वितीय महायुद्ध 1939 ईस्वी की भीषण विभीषिकाओं ने मानव जाति को हिलाकर रख दिया और उसे स्वयं अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप शस्त्रों को नियंत्रित किया जाए ताकि आगे युद्ध की संभावना कम हो सके। लेकिन महायुद्धों के बाद विचारधारा के आधार पर पूरा विश्व दो भाग में बट गया। एक बटा साम्यवादी और दूसरा बना पूंजीवादी देश। दो भागों में बट जाना ही निशस्त्रीकरण के लिए घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि महाशक्तियों में शीत युद्ध के शुरू हो जाने के फलस्वरूप शस्त्र प्रतिस्पर्धा और तेज हो गई। सोवियत संघ और अमेरिका दोनों परमाणु अस्त्रों की दौड़ में एक दूसरे को पीछे छोड़ने की नियत से काफ़ी मात्रा में परमाणु शस्त्र बनाने लगे, जिसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस और चीन भी इसमें शामिल हो गया। ठीक है। सब लगे इसमें बनाने। तो निशस्त्रीकरण की समस्या वर्तमान समय में एक विश्वव्यापी समस्या बन गई है। विश्व विभिन्न देशों में अधिकाधिक शस्त्रास्त्र एकत्र करने की होड़ चल रही है और शस्त्रास्त्रों के प्रश्न के दो पक्ष यह है कि समस्त मानव जाति की सुरक्षा की समस्या, साथ ही साथ यह एक आर्थिक समस्या भी है। 19वीं शताब्दी के दौरान
जिस प्रकार की युद्ध सामग्री का प्रयोग होता था उनके अपेक्षा आधुनिक शस्त्र कहीं अधिक विनाशकारी हैं और पुराने समय की भारी तोपों तथा बंदूकें जीवन और संपत्ति के लिए बहुत हानिकारक होती थी। परंतु आधुनिक विज्ञान ने जिन हथियारों का निर्माण किया वह उनसे कहीं अधिक हानिकारक है और इन शस्त्रों की भी विषमता के फलस्वरूप दोनों विश्व युद्धों में लाखों व्यक्ति मारे गए। ठीक है, उसके बाद हम लोग मेन उद्देश्य पर चलाते हैं कि इसका क्या मेन उद्देश्य है। ठीक है, उस पर हम लोग देखते हैं कि जो इसमें प्रश्न किया है कि आपको परमाणु परीक्षणों का नीति पर कोई प्रभाव इसका पड़ा या नहीं, इसको हम देखें कि क्या इसका थीम निकला। आप देखे होंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि मैं निशस्त्रीकरण का विरोध करता हूं, लेकिन निशस्त्रीकरण का मैं आपको समर्थन करता हूं, लेकिन अगर कोई हमसे आंख दिखाने का प्रयास करेगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा और मैं जो बना रहा हूं सब लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं तो क्या भारत इससे पीछे रहेगा? नहीं, भारत भी अपनी जनता की भलाई के लिए यह बनाएगा और लेकिन इसका प्रयोग नहीं करेगा। समय आने पर अगर कोई इसे आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा भी नहीं जाएगा। तो ये सारा चीज़ अगर आप इसमें लिखते हैं तो अच्छा रहेगा। और उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं जो प्रश्न है कि जो मेन क्वेश्चन है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार व्यवस्था और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, मानव अधिकार और गैर सरकारी संगठन, ठीक है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि मानवाधिकार क्या है और संयुक्त राष्ट्र में गैर सरकारी संगठनों में मानवाधिकारों की क्या भूमिका रही, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो मनुष्य को अपनी गरिमा एवं उसमें निहित प्रतिभा के विकास तथा इसे अक्षुण्ण रखने के लिए जहां एक ओर उसे प्रकृति द्वारा उसके जन्म से ही कुछ अप्रत्याशित सुविधाएं एवं साधन प्रवृत्त हुए हैं, वहीं दूसरी ओर समाज एवं राष्ट्र से भी उसे कुछ सुविधाएं एवं साधनों को समाज एवं राज्य की मान्यता मिल जाती है, उस पर स्वीकृति की मुहर लग जाती है, तो ये अधिकार का स्वरूप धारण कर लेती है जिसका देश काल एवं परिस्थितियों के अनुरूप स्वरूप परिवर्तित होता रहता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि अधिकारों का सीधा संबंध मनुष्य के समाज में अस्तित्व एवं उसके व्यक्तित्व के विकास से होता है। अधिकारों के क्रम में जब हम मानव अधिकारों की बात करते हैं तो पाते हैं कि मानवाधिकारों की यह अवधारणा अधिकारों की अपेक्षा अधिक व्यापक है और मानव अधिकारों से तात्पर्य उन सब परिस्थितियों एवं पर्यावरण से होता है जो मानव को मानव के रूप में अपने अस्तित्व को कायम रखने एवं व्यक्तित्व के विकास तथा निर्माण के लिए अनिवार्य होती है। इसलिए इस दृष्टि से मानव अधिकारों की परिधि में केवल प्राकृतिक उपहार जैसे हवा, जल इत्यादि ही नहीं आते, बल्कि उनके साथ साथ जीवन, पोषण एवं रक्षण प्राप्त करने सहित वे सब उपागम जो व्यक्तित्व के विकास के लिए अपरिहार्य है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। उसके बाद आप देखे होंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कुछ संघ है जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी वगैरह है, ठीक है, इसमें आप मानव के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी ने बहुत सारा कार्य किया है और भी बहुत सारे पर्यावरण से संबंधित देख रहे होंगे। फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आप देख रहे हैं। ये सारा चीज़ आप इसमें लिखेंगे तो बहुत अच्छा नंबर आएगा। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि जलवायु परिवर्तन पर क्योटो बैठक की महत्ता की चर्चा कीजिए। जलवायु परिवर्तन पर क्योटो क्या हुआ? अब आ जाइए इसको कैसे, इसको पृथ्वी सम्मेलन भी हम कह सकते हैं। तो 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। इसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है, ठीक है।
रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियमानुसार निर्धारित हुए। इसके एजेंडे 21 के रूप में विकास के कुछ तौर तरीके भी सुझाए गए। यहाँ अगर आपको जलवायु परिवर्तन पर क्योटो बैठक की बात होती है तो हो सकता है कि क्वेश्चन आपको घुमाकर पूछ दे कि पृथ्वी सम्मेलन से भी आप क्या समझते हैं, चर्चा करें। तो ऐसा नहीं कि कंफ्यूज आप लोग हो जाइएगा। 1987 में बर्टलैंड रिपोर्ट में चेताया गया था कि आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे। विश्व के दक्षिणी हिस्से गरीब एवं विकासशील देशों में औद्योगिकरण विकास की मांग ज़्यादा प्रबल है और साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिस पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है, जैसे नदियाँ, वन आदि। ठीक है। क्योटो जापान प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। क्योटो जो है, क्योटो कहाँ है? जापान में। प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। ठीक है। वैश्विक और क्षेत्रीय पर्यावरणीय मुद्दे तेजी से अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय बन रहे हैं। पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर बहस अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूल सिद्धांतों को निहित करती है और कई अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और घोषणाओं का विषय रही है। ठीक है। ये ऐसे मानदंड और नियम हैं जिनका पालन देश रिवाज के रूप में करते हैं और वे इतने प्रचलित हैं कि वे दुनिया के सभी राज्यों को बांधते हैं। ठीक है। जब कोई सिद्धांत प्रथागत कानून बन जाता है तो स्पष्ट नहीं होता कि राज्यों द्वारा बाध्य नहीं होने की इच्छा रखने वाले कई तर्क सामने रखे जाते हैं। पर्यावरण के लिए प्रारंभिक प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून के उदाहरणों में अन्य राज्यों को तुरंत एक पर्यावरणीय प्रवृत्ति और पर्यावरणीय क्षति के प्रति के बारे में चेतावनी देने का कर्तव्य शामिल है, जिससे किसी अन्य राज्य या राज्यों को उजागर किया जा सकता है। और स्टॉकहोम घोषणा के सिद्धांत 21 यह देखते हुए कि प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून स्थिर नहीं है। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, और ये प्रश्न जरूर परीक्षा में आप लोगों का आएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या है? तो आज विश्व क्षितिज पर आतंकवाद प्रलयकारी मेघ की भांति उमड़ धुमल रहा है और यह विश्व के लिए परमाणु युद्ध से भी अधिक भयानक तथा रोमांचकारी है। आज आतंकवादी गतिविधियों का शिकार भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व है। यही बात प्रथम चीफ एयर मार्शल अर्जुन सिंह ने कही कि उनका कहना था कि जब दो पड़ोसी पाक एवं चीन के पास बम हैं तो हम अपने आप को तभी सुरक्षित महसूस कर सकते हैं जब हमारी सेना भी पड़ोसियों की सेना से बेहतर हो और उनके जैसे हथियार से लैस हो। ठीक है। आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के जो पनपने के कारण क्या है, इस पर आप जब देखेंगे तो इसमें एक क्षेत्रवाद भी आता है, उसके बाद धर्मांधता भी आता है, ऐतिहासिक घटनाएं कुछ आती है, भौगोलिक है, सांस्कृतिक है, आर्थिक है, फिर उसके बाद भाषा विविधता है, विश्व के देशों में समन्वय की कमी है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं कानून की था, रंग भेद जैसी नीतियों का पनपना, विभिन्न दार्शनिकों के विचारों में भिन्नता और नैतिक मानदंडों का दिनों दिन हो रहा ह्रास, ये सारे चीज़ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के पनपने के कारण हैं और इसका प्रभाव जो है वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक पर पड़ता है। और इसका निदान कैसे किया जा सकता है? तो विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण करके, विभिन्न सम्मेलनों का आयोजन करके, फिर उसके बाद न्यायिक व्यवस्था करके, विभिन्न प्रकार के पुरस्कार, मानव धर्म का विकास, आत्म चेतना का एवं राज्य के सहयोग द्वारा नैतिकता का विकास, राष्ट्रीयता का विकास, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का ठोस आचार संहिता का निर्माण और सांप्रदायिक बलों का संगठनों पर रोक। आज आतंकवाद जिस परिस्थितियों में पनप रहा है, अर्थात कहीं अर्थवाद है तो कहीं रंग भेदभाव, कहीं राजनीतिक भेदभाव तो कहीं जातिवाद, ये सभी मानव जाति को
भेद रहे हैं और ऐसी परिस्थितियों में पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधकर आतंकवाद का मुकाबला करना चाहिए और यही विश्व राज्य संकल्पना एवं बंधुत्व के विकास का प्रथम सोपान होगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम पीएमओ की शक्तियां क्या है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कार्यालय का क्या शक्ति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। पीएमओ मतलब पी का मतलब होता है प्राइम, एम का मतलब मिनिस्टर, ओ का मतलब होता है ऑफिस, प्रधानमंत्री का कार्यालय। ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए केंद्रीय प्रशासनिक निकाय के रूप में कार्य करती है। ठीक है, और ये कहाँ है, दिल्ली में आपका है। ठीक है, अब इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ एक महत्वपूर्ण सरकारी एजेंसी है जो किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए केंद्रीय सरकारी निकायों के रूप में कार्य करती है। ठीक है, पीएमओ प्रधानमंत्री को उनके दिन प्रतिदिन के कार्यों में सहायता प्रदान करने के साथ साथ विभिन्न सरकारी स्थिति और परिस्थितियों की गतिविधियों के सहयोग के लिए जिम्मेदार है। पीएमओ सरकारी संचार और कार्यक्रम के विकास और कार्यान्वयन और प्रधानमंत्री के राजनीतिक मामलों के प्रबंधन में भी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, भारत में प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का मतलब है देश के प्रधानमंत्री से जुड़े कर्मचारी। इसका मतलब है प्रधानमंत्री के सीधे नीचे आने वाले उनके नज़दीकी अधिकारियों और कर्मचारियों का समूह जो प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के सारे कामकाज को संभालते हैं। प्रधानमंत्री सचिव इसके सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। ठीक है, 1977 तक लोग प्रधानमंत्री सचिवालय के तौर पर जानते थे, लेकिन देश के छठे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के कार्यकाल में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय अर्थात पीएमओ रखा गया। आज प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की भूमिका बहुत बड़ी है। प्रधानमंत्री कार्यालय का महत्व और इसकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा है और एक तरफ से यहाँ से देश की कार्यनीति बनाई जाती है, मगर शुरुआती समय में प्रधानमंत्री कार्यालय का काम बताता है कि उस समय नीति संबंधी कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जगह यह प्रधानमंत्री के पत्र व्यवहार संभालने या प्रधानमंत्री के बैठकों का समय तक तय करने या किसी अन्य राजनीतिक कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया था। मतलब शुरुआती दिनों में यह प्रधानमंत्री को सचिवी मदद की मुहैया कर रहा था और शायद इसलिए इसका ढांचा या संरचना बहुत बड़ा नहीं था। ठीक है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय के कार्यों के साथ साथ इसके स्टाफ संख्या में भी वृद्धि हुई। सामान्यतः प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक प्रमुख सचिव एवं अतिरिक्त प्रमुख सचिव, एक सचिव सहित बहुत सारे लोग उसमें सम्मिलित होते हैं और ये सारे लोग मिलकर प्रधानमंत्री जो कार्य करते हैं उसमें सहायता करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि मानवाधिकारों के पालन में भारत के रिकॉर्ड के सिद्धांत वर्णन करें। तो इसमें आप क्या लिखिएगा, तो ये मानवाधिकार के बारे में तो मैं आप लोगों को बता ही दिया। आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने बताया। उसके बाद वही चीज़ आप इसमें भी इंक्लूड करेंगे। भारत की विदेश नीति निर्माण में योगदानकारी कारकों की विवेचना कीजिए, या भारत की विदेश नीति की मुख्य विशेषताएं क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये देखा गया है कि प्रश्न इससे जरूर आते हैं। तो कैसे शुरू कीजिएगा, तो एक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के साथ अपने संबंध निर्वाह में जिस नीति का अनुसरण करता है उसे विदेश नीति कहते हैं। एक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के साथ अपने संबंध निर्वाह में जिस नीति का अनुसरण करता है उसे विदेश नीति कहते हैं। किसी भी देश की विदेश नीति का महत्व उतना ही होता है जितना उसकी आंतरिक नीति का। देश की आंतरिक स्थिति पर विश्व की घटनाओं का सीधा प्रभाव पड़ता है और कोई भी देश अपने आप को विश्व राजनीति से अलग नहीं रह सकता। पड़ोसी देशों की घटनाओं का तुरंत प्रभाव पड़ता है और कोई भी सरकार इन समस्याओं के प्रति उदासीन नहीं हो सकती है। सरकार विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का सामना कैसे करती है यह उसकी विदेश नीति पर निर्भर करता है। ठीक है, एक चीज़ मैं बता दूं, इसको अगर आप थोड़ा सा लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के 7वें भाग में विदेश नीति संबंधी अपने विचारों को सिद्धांत द्वारा स्पष्ट किया और कौटिल्य के ने कहा कि किसी राज्य की विदेश नीति मुख्यतः 6 बातों पर निर्भर करती है। कौन कौन सा है? संधि,
पहला संधि, दूसरा विग्रह, तीसरा यान, चौथा आसन, पांचवा संशय और छठा द्वैधी भाव। ये आप लोग मंडल सिद्धांत पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग जरूर देखेंगे। तो भारत ने अपनी विदेश नीति में शांतिपूर्ण समाधान के तत्वों को सर्वोपरि महत्व दिया। इसके पीछे भारत की यही इच्छा थी। भारत विदेश नीति में उपनिवेशवाद, जातिवाद, फासीवाद आदि का विरोध दिखता है, जिसे स्वाधीनता संघर्ष काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अनेक प्रस्तावों द्वारा स्पष्ट कर चुकी थी। और यह बात सही है कि भारत की विदेश नीति का उदय अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके आधार ऐतिहासिक है। ठीक है, भारत की विदेश नीति की जड़ें विगत कुछ शताब्दियों में विकसित समस्याओं के मूल में छिपी है और इनमें चिंतन शैलियों, ब्रिटिश नीतियों की विरासत, स्वाधीनता आंदोलन तथा वैदेशिक मामलों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहुंच, गांधीवादी दर्शन के प्रभाव, अहिंसा, साध्य और साधनों के महत्व के गांधीवादी सिद्धांतों आदि का प्रभाव योगदान रहा है। ये आप लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। भारत के आर्थिक उदारीकरण की नीति, भारत का आर्थिक उदारीकरण की नीति पर हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या उदारीकरण की नीति रही, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आज उदारीकरण, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि उदारीकरण का मतलब क्या होता है। तो उदारीकरण का मतलब होता है बाजार मुक्त करना। आज उदारीकरण की अंधी दौर में विश्व के अधिकांश देश भाग ले रहे हैं, लेकिन शायद वे नहीं जानते कि हर चमकने वाली वस्तुएं सोना नहीं होती। उदारीकरण को दो अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। पहला आंतरिक उदारीकरण और दूसरा बाह्य उदारीकरण। आंतरिक उदारीकरण का तात्पर्य सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में रूपांतरण तथा निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों में कमी करना, जबकि बाह्य उदारीकरण से तात्पर्य है कि एक देश द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को विदेशी कंपनियां तथा विदेशी कंपनियों के लिए पूर्णतः या आंशिक रूप से अपेक्षाकृत उदार शर्तों पर आपको खोल देना। ठीक है, उदारीकरण का तात्पर्य यह हुआ कि विकसित देशों की नई तकनीकी अल्प विकसित देशों को प्राप्त होगी, देश की जनता के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, उनकी आय बढ़ेगी, जिससे उनका जीवन स्तर ऊंचा होगा, बचत और निवेश में वृद्धि होगी, देश के आर्थिक विकास की दर में वृद्धि होगी। तो ये उदारीकरण पर चर्चा मैंने किया। ठीक है, अब हम लोग और भी एक क्वेश्चन और है, गैर अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन मैंने जो दिया था डिस्कस कर पाए गैर सरकारी संगठनों, जिसमें आपको संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के बारे में बता दिया। तो गैर सरकारी संगठनों पर आप इसमें कुछ लिख सकते हैं, जैसे कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। तो आप देख लीजिए, इंटरनेशनल लीग फॉर ह्यूमन राइट्स, फिर उसके बाद इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस तथा एम्नेस्टी इंटरनेशनल नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रमुख है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ की निविष्ट एजेंसियां, वर्किंग ग्रुप ऑफ द इंटरनेशनल अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चेंज, द पॉलिटिकल कमीशन ऑफ जस्टिस एंड पीस तथा द इंटरनेशनल कमिटी फॉर द रेड क्रॉस के नाम इसमें समाहित है। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन, गैर सरकारी संगठन मनुष्यों के सहयोग के लिए कार्य करती है और समय समय पर बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाई है। तो आज मैंने MPSE 1 का बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को समझा दिया है और आप लोगों का कल एग्ज़ाम है, आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जाएं, बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग एग्ज़ाम को लिखें, कहीं भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे जो आपको समसामयिक घटनाएं जो है इसमें फॉरेन पॉलिसी में आप लिख सकते हैं, उसको भी आप इंक्लूड कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। उसमें भी आप एग्जामिनर यही सारी चीज़ देखते हैं, खुश होते हैं। और मैं बता दूं कि मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको दिया है मेरे यूट्यूब पे उपलब्ध है, उसको आप एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।